झारखंड का जादूगोड़ा कस्बा, करीब 30% आदिवासी आबादी। उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, दुनिया में हॉर्मूज नाम की भी एक गली है, ट्रम्प क्या बोला करते हैं, यहाँ शायद पता भी ना हो। मगर जादूगोड़ा की जमीन और ईरान में चल रही जंग को एक कड़ी जोड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है शताक्षी अस्थाना और आप देख रहे हैं साइंसकारी। दुनिया में कहीं भी युद्ध चल रहा हो, घूम फिर कर सारी बात न्यूक्लियर वेपन्स पर ही आती है। अब युद्ध के आखिर में कोई भी देश हिरोशिमा या नागासाकी नहीं बनना चाहेगा, लेकिन अगर शिकार नहीं बनना है तो शिकारी के गुण तो सीखने ही पड़ेंगे। शायद इसीलिए दशकों से दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स की रेस चल रही है। न्यूक्लियर हथियार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक्सप्लोजन, वो मशरूम वाला क्लाउड, या हिरोशिमा की तस्वीर में भी। मगर मौत का ये मंजर न्यूक्लियर बम से शुरू नहीं होता है, बम पर तो खत्म होता है। कभी सोचा है हाड़ मांस गला देने वाले ये न्यूक्लियर हथियार बनते कैसे हैं? इसका मेन माल मसाला यानी यूरेनियम निकलता है जादूगोड़ा जैसी जमीनों से। और जिस चीज के चक्कर में अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट, वो तय करता है कि यूरेनियम की शक्तियों से बिजली बनानी है या बम। साइंसकारी के इस एपिसोड में जानेंगे यूरेनियम खदान से निकलकर बम कैसे बन जाता है, यूरेनियम एनरिचमेंट एक खतरनाक प्रोसेस क्यों है, इसके लिए अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा है और जादूगोड़ा पर इसका क्या असर पड़ रहा है। न्यूक्लियर बम का मेन काम क्या है? खटाक से बूम, यानी एकदम कम समय में भारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करना। ये एनर्जी आती है यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट से। फिलहाल फोकस यूरेनियम पर। पहले यूरेनियम के एटम को समझिए। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हर एटम में न्यूक्लियस होता है। रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस पूरी तरह स्टेबल नहीं होता। जैसे कोई स्प्रिंग होती है ना, उसको प्रेस करके रखिए तो वो वापस एक्सपैंड होने के लिए मचलती रहती है। जैसे आपका मन मोमोज के लिए मचलता है, बस वैसे ही रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होने की कोशिश में रेडिएशन यानी एनर्जी रिलीज करता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कौन सा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। एक एलिमेंट के प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन बदल सकते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसे अलग अलग न्यूट्रॉन्स वाले एटम्स को आइसोटोप कहते हैं। जैसे एक सी दो गाड़ियां हो, मॉडल सब सेम है, लेकिन एक में सामान ज्यादा भर दो तो वो भारी हो जाएगी। यूरेनियम के केस में यूरेनियम 238 और 235। यूरेनियम 238 में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन, और यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन हो जाते हैं 143। ये छोटी सी बात पूरी कहानी बदल देती है। असल में यूरेनियम 238 जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल ज्यादा होता है। स्टेबल से मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं होता है। मानिए कि एक कुर्सी है जिसकी एक टांग पहले से ही हिल रही है, तो उसको हल्का सा धक्का लगेगा, वो गिर जाएगी। लेकिन अगर मजबूत होगी तो उसको गिराना आसान नहीं होगा। कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है। यूरेनियम 235 को मान लीजिए एक टांग टूटी वाली कुर्सी है, यही हमारे काम का है, एकदम छुई मुई। इसका न्यूक्लियस तोड़कर एनर्जी को निकालना ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली। यूरेनियम से कैसे निकलती है एनर्जी? ये होता है न्यूक्लियर फिशन से। यूरेनियम को नेचुरली अकरिंग सबसे हेवी एलिमेंट्स में से एक मानते हैं। हेवी एलिमेंट यानी इसका मास बहुत होता है। होता क्या है, U-235 के न्यूक्लियस में एक आवारा न्यूट्रॉन भिड़ा दिया जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है और रिलीज होती है भयानक अमाउंट ऑफ एनर्जी। साथ में न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन निकलता है, ये दूसरे न्यूक्लियस में जाकर टकराता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे डोमिनोज में होता है, डोमिनोज की लाइन में पहला वाला गिराओ तो खट 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 सब नीचे। ऐसे ही होता है चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन से। अच्छा, इसको सूरज में जो होता है उससे कंफ्यूज नहीं करना है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन यानी जुड़ना, चिपकना। हिंदी राग पर अंग्रेजी बोल चिपका दिए जाएं तो जैसे फ्यूजन म्यूजिक बन जाता है, सेम। फिशन में एक भारी न्यूक्लियस टूटता है, फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियस जुड़ते हैं। वैसे उससे भी बम बनता है और ज्यादा पावरफुल बम बन सकता है, मगर फिलहाल हम यूरेनियम के फिशन पर फोकस करते हैं। यूरेनियम से बम बनाने के लिए पहले तो उसको जमीन से निकालना पड़ेगा। 1951 में जादूगोड़ा में भारत का पहला बड़ा यूरेनियम रिजर्व मिला था।
1967 में यहाँ माइनिंग शुरू हो गई। आज झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी यूरेनियम माइनिंग होती है। इसके लिए पहले तो खदान से पत्थर निकाले जाते हैं, उन्हें फिर तोड़कर एकदम पाउडर कर दिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूरेनियम 235 से भरा हुआ पाउडर थाली में सजाकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। इस पाउडर में अभी भी दुनिया भर की चीजें मिली हुई हैं। तो पहला काम तो ये करते हैं कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, H2SO4, अपनी केमिस्ट्री लैब का वो डेंजर एसिड। जैसे चाय पत्ती को गर्म पानी में डाल दो तो उसका कलर, फ्लेवर सब बाहर आ जाता है, वैसे ही एसिड पत्थर से यूरेनियम को बाहर खींच लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। जादू घोड़ा वाले पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, दूसरी जगहों पर सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इस एसिड वाले सोल्यूशन से अब यूरेनियम को अलग करना है, उसके लिए अमोनिया से ट्रीट किया जाता है, अमोनियम डाइयूरेनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तैयार होता है एक येलो केक। नहीं, वो पाइनएप्पल केक समझकर इसको ठूस नहीं लेना है, ये तो अब कच्चा माल तैयार हुआ है। जैसे गन्ने से सीधा चीनी नहीं बनती, पहले गुड़ बनता है। तो हमें अब ये येलो केक तो मिल गया है, मगर रिएक्टर में डालने या बम बनाने लायक यूरेनियम अभी नहीं मिला है। हाँ, जादू घोड़ा का काम यहाँ खत्म हो जाता है। करीब 60 साल से जादू घोड़ा में यूरेनियम की माइनिंग चल रही है। हमारे जो फ्यूचर के एनर्जी नीड्स हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन, नेट जीरो के टारगेट्स, इन सब के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जरूरी है, यानी यूरेनियम जरूरी है। मगर माइनिंग के अपने अलग खतरे हैं। कम से कम जादू घोड़ा तो इसकी कीमत चुका ही रहा है। खदानों का कचरा, कंटामिनेटेड पानी, साथ में रेडियो एक्टिविटी भी लाता है। ऐसी कई स्टडीज हैं, कई रिपोर्ट्स की गई हैं इसके ऊपर, कैसे रेडिएशन टॉक्सिसिटी की वजह से ब्रोंकाइटिस, कैंसर की खबरें आती रहती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि साइंस के बीच में ये सब क्या बताने लग गए, मगर ये भी साइंस का ही एक पहलू है। साइंस सिर्फ लैब के अंदर नहीं होती, उसके रियल लाइफ में इम्पैक्ट कई लेवल्स पर होते हैं और उनके बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप, यूरेनियम एनरिचमेंट। ओपेनहाइमर फिल्म का नाम आपने शायद सुना होगा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बड़ा रोल निभाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, कमेंट्स में बताइएगा। उस पर जब काम चल रहा था तो एक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। क्या हुआ था, ये जानने के लिए पहले यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस समझते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट यानी U-235 की क्वांटिटी को बढ़ाना। जो येलो केक तैयार किया था उसमें 99% से ज्यादा होता है U-238, मगर रिएक्टर्स और खासकर बम में जो चेन रिएक्शन होता है उसके लिए चाहिए होता है U-235। इसको बढ़ाने के लिए पहले गैसियस डिफ्यूजन करते थे, उसमें आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी बहुत महंगा प्रोसेस था। अब इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूज। करते क्या है, पहले येलो केक को UF6 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। टेम्परेचर बढ़ने पर UF6 गैस बन जाता है। इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज जैसे घर में कभी दूध को मथा जाता है ना, क्रीम, मक्खन, घी वगैरह निकालने के लिए, वैसे ही UF6 की गैस को यहाँ मथा जाता है। बस स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, 50,000 से 70,000 राउंड्स पर मिनट बस। U-235 हल्का होता है और 238 भारी। तो 238 सेंट्रीफ्यूज के किनारे किनारे की तरफ खिसक जाता है और 235 बीच की तरफ आ जाता है। ये एकदम क्लियर सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि मास में अंतर तो कुछ न्यूट्रॉन्स की वजह से ही है। तो जहां जहां तक 235 के ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है उतने पार्ट को निकाल लिया जाता है। एक बार में बहुत ज्यादा सेपरेशन होता भी नहीं है। जैसे कपड़े धोते वक्त साबुन निकालने के लिए बार बार पानी में डुबोना पड़ता है, तो यहाँ भी हजारों सेंट्रीफ्यूज लगते हैं और एक के बाद एक सेपरेशन का ये प्रोसेस चलता रहता है। जब ऐसा फ्यूल मिल जाए जिसमें 3 से 5% तक U-235 हो गया हो तो बिजली बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को एनरिचमेंट कहते हैं। यहाँ तक कोई किसी पर कोई भ्रिकुटी नहीं तरेरता कि क्या कर रहे हो। टेंशन होने लगती है इसके बाद। जैसे खाने में नमक थोड़ा हो तो स्वाद आता है, पूरा डिब्बा ही उड़ेल दो तो मतलब बैंड बज गया। एनरिचमेंट करते करते एक पॉइंट पर 20% U-235 आ जाता है। इसको टेक्निकली हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। इससे सबमरीन वगैरह के लिए एनर्जी बनाई जा सकती है, मगर अभी ये वेपन्स ग्रेड नहीं है। ईरान ने 60% एनरिचमेंट कर लिया है और घातक मगर कम वजन वाला हथियार बनाने के लिए 90% तक एनरिचमेंट करना होता है। तब फिर अमेरिका अभी से इतना क्यों सकपका रहा है? वो इसलिए क्योंकि 60% एनरिचमेंट तक आना मुश्किल था, लेकिन यहाँ से 90% तक जाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है और ईरान अपना पूरा जोर शक्तिशाली सेंट्रीफ्यूज बनाने में झोंक रहा है ताकि ज्यादा आसानी से एनरिचमेंट कर सके।
एक बार सही लेवल पर यूरेनियम एनरिचमेंट हो गई तो अब बस फ्यूल लोड किया और फिशन चेन रिएक्शन होते ही बूम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब इतना आसान नहीं है बम बनाने की पूरी इंजीनियरिंग, वो एक एकदम ही अलग कॉम्प्लेक्स गेम है। एनरिचमेंट को सबसे ज्यादा खतरनाक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में से एक माना जाता है। रीजन UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड थोड़ी सी रेडियो एक्टिव मगर बहुत टॉक्सिक और बुरी तरह केमिकली रिएक्टिव होती है। ये जब हवा में जाती है और घुल जाती है तो नमी के साथ रिएक्ट कर जाती है और इसके बाद ये बहुत ज्यादा जहरीली हो जाती है। फिर बनती है जहरीली हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस प्लस यूरेनियम डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड के पार्टिकल्स भी बन सकते हैं। ये सारे रिएक्शन आदमी हो या इक्विपमेंट सबके लिए ही डेंजरस होते हैं। ऊपर से सेंट्रीफ्यूज इतनी स्पीड पर भाग रहा होता है और कितने सारे लगे होते हैं, अगर ये टूट गया तो अलग आफत। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाला हादसा UF6 लीक की वजह से ही हुआ था। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी तो भारत भी डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर बम भी हम बना चुके हैं, तब फिर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर भारत में चर्चा क्यों नहीं होती है या यहाँ पर इसको बवाल क्यों नहीं होता है? पहली बात तो ये कि हम भी यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं। कर्नाटक के रट्टेहल्ली में एनरिचमेंट फैसिलिटी है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसी फैसिलिटीज को मैनेज करता है, मगर हम बिजली बनाने भर का लिमिटेड स्केल पर एनरिचमेंट करते हैं। हम एनरिच्ड यूरेनियम इंपोर्ट भी करते हैं और ये सब IAEA के सेफगार्ड्स के अंदर आता है, तो ज्यादा बवाल नहीं होता। दूसरी चीज, हम अपने रिएक्टर्स में एनरिच्ड यूरेनियम के भरोसे नहीं रहते। हम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे रिएक्टर्स की डिजाइन ऐसी है कि कम यूरेनियम 235 के बाद भी चेन रिएक्शन हो जाता है। तीसरी चीज, हमारे न्यूक्लियर हथियारों में प्लूटोनियम ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, यूरेनियम कम हुआ है। कमिंग बैक टू यूरेनियम का 90% एनरिचमेंट शुरू होते ही गेम शुरू। आमतौर पर यूरेनियम बम दो तरह की डिजाइन को फॉलो करता है। मोस्टली इसमें से एक यूज होती है गन टाइप डिजाइन। गन टाइप यानी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो दागने जैसा, फायर करने जैसा होगा। अब ब्लास्ट के लिए यानी एनर्जी रिलीज होने के लिए जरूरी है चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन के लिए यूरेनियम की एक मिनिमम क्वांटिटी यानी क्रिटिकल मास होना चाहिए। गन टाइप में क्या करते हैं, शुरुआत में इस मिनिमम क्वांटिटी से थोड़े कम अमाउंट में यूरेनियम को अलग अलग पीसेस में रखा जाता है। जैसे वो लॉकेट आते हैं ना, टूटे हुए दिल वाले, दोनों को जोड़ने पर पूरा दिल बनता है, वैसे ही इस बम में यूरेनियम के अलग अलग पीसेस के साथ एक एक्सप्लोजिव होता है। ये जब ब्लास्ट होता है तो एक पीस को गोली की तरह दूसरे पीस पर फायर करता है। जैसे ही इन दोनों की टक्कर होती है, चेन रिएक्शन भर का यूरेनियम इकट्ठा हो जाता है, बूम। दूसरी डिजाइन होती है इम्प्लोजन टाइप। ये वैसे तो ज्यादातर प्लूटोनियम बम में लगती है, मगर यूरेनियम बम भी ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। इसमें यूरेनियम के अलग अलग टुकड़े रखने की जगह एक स्फीयर रहता है, एक गोला जैसा। एक्सप्लोजिव को इसी स्फीयर के बाहर चिपका दिया जाता है। जब ये ब्लास्ट होता है तो ये अंदर यूरेनियम पर प्रेशर डालता है। ऑफिस में अगर आपके ऊपर प्रेशर बढ़े तो आप भी ब्लास्ट हो जाएंगे। बस वैसे ही यहाँ पर भी एक्सप्लोजिव यूरेनियम की तरफ शॉकवेव भेजता है। अंदर बंद यूरेनियम की डेंसिटी बढ़ जाती है और अब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी बूम। ये वाला तरीका ज्यादा फास्ट भी है और इसके लिए कम यूरेनियम से काम चल जाता है। ईरान को लेकर ये भी एक अमेरिका को चिंता रहती है कि वो ऐसे बम डिजाइन करने लगा है। 1945 में नागासाकी पर जो बम गिरा था वो प्लूटोनियम का ही था। प्लूटोनियम को हथियारों में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए आर्टिफिशियली बनाया जाता है। मोस्टली आइसोटोप 239 हथियारों में काम आता है। 1945 के बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज भी आ चुकी हैं। इनकी कोशिश रहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स की रेस को थोड़ा तो कम किया जा सके। अगर आपको ऐसे ट्रीटीज के बारे में पता है तो कमेंट्स में बताइएगा। भारत किसका हिस्सा है, किसका नहीं है, अगर ये पता हो तो भी बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे सेफ, बाय।